हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम बात करेंगे कि जब भी कोई केस लॉगिन होता है तो उसकी लॉगिन चेकलिस्ट में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट किस सेगमेंट के अंदर चाहिए होते हैं। जैसे आईडी प्रूफ के अंदर क्या चाहिए, एड्रेस प्रूफ के अंदर क्या चल सकता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं लॉगिन चेकलिस्ट। सो लॉगिन चेकलिस्ट जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर वेरी कर सकती है। जैसे सिक्योर्ड लोन की लॉगिन चेकलिस्ट में जैसे मैं बात करूँ, सिक्योर्ड लोन में हाउसिंग लोन है या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है या कार लोन है, तो उनकी लॉगिन चेकलिस्ट में उनकी सिक्योरिटी के पेपर अलग से आ जाते हैं। अदरवाइज जो केवाईसी है और जो कॉमन डॉक्यूमेंट है वो सेम रहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज लॉगिन चेकलिस्ट की। तो लॉगिन चेकलिस्ट में हम सबसे पहले देखते हैं कि ड्यूली फिल्ड एंड साइंड फॉर्म क्रॉस साइंड बाय फोटोग्राफ। तो ड्यूली फिल्ड एंड फाइंड वो जो हमारा लॉगिन एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रॉपरली भरा हुआ होना चाहिए और वहाँ पे फोटोग्राफ पे क्रॉस साइंड होना चाहिए। ये लॉगिन चेकलिस्ट वो वहाँ पर आजकल एप्लीकेबल है जहाँ पे आपका डिजिटलाइजेशन नहीं है, जहाँ पे ऐप के थ्रू लॉगिन नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आपका ड्यूली साइंड और फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। इसमें हम आप देख सकते हैं, अगर एप्लीकेंट एक है तो उसका यहाँ पे टिक कर सकते हैं, दो है तो यहाँ पे कर सकते हैं, तीन एप्लीकेंट हैं को एप्लीकेंट्स हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, चौथा को एप्लीकेंट है तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कोई रिमार्क्स है उसमें तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। देन आप इसमें नॉन रिफंडेबल फ़ी जो हम आईएमडी जिसे बोलते हैं, आईएमडी का मतलब है बेसिकली कि जो इनिशियल मनी डिपॉजिट है वो हमने कितना लिया हुआ है और वो एप्लीकेंट से आया है या कोप्लीकेंट से आया वो बताना है। देन हमारे पास आ जाता है केवाईसी के अंदर। केवाईसी डॉक्यूमेंट में बेसिकली हमें एक तो आईडी प्रूफ चाहिए होता है और एक एज प्रूफ चाहिए होता है और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। तो जैसे अब आप बात करेंगे एज प्रूफ के लिए, तो एज प्रूफ में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ आ रहा हो, जिसमें जैसे कि हमारा पैन कार्ड है वो एज प्रूफ में चल सकता है। एनी ऑफ द 4-5 डॉक्यूमेंट्स यू कैन कंसिडर ओनली वन। ठीक है, तो फोटोग्राफ हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इंडियन पासपोर्ट हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया। इसको आप डीओबी के लिए चला सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसमें हम केवाईसी में मानते हैं आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ हमें या तो पैन कार्ड से लेना है या वोटर आईडी से लेना है या ड्राइविंग लाइसेंस से ले सकते हो अगर वो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर पासपोर्ट से ले सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें गवर्नमेंट उसको ऑथराइज कर रहा है और रेगुलेटरी बॉडी से है और आरबीआई अप्रूव्ड लिस्ट के अंदर आता है, तो हम उसको एज ए आईडी प्रूफ कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आपका वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। तो चलिए हम बात करते हैं एड्रेस प्रूफ की, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल जो बंदा है उसके एड्रेस प्रूफ की में क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिविजुअल का एड्रेस प्रूफ और कंपनी का एड्रेस प्रूफ का अलग अलग होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एड्रेस प्रूफ में। आप टेलीफोन बिल नॉट मोर देन 3 years ओल्ड। अब फिलहाल ये टेलीफोन बिल काम करने बंद हो गए बिकॉज सबके पास आज की डेट में कोई भी पोस्ट लैंडलाइन बिल नहीं होते हैं। जनरली सबके पास आज की डेट में हेडफोन है, तो ये बहुत ही कम आता है, बट आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। बट ये बिल जो है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि एक कॉमन डॉक्यूमेंट है, सबके पास आता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है एड्रेस प्रूफ में चल सकता है, बट ये बिल भी आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। पैन कार्ड इंटीमेशन लेटर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ में, बिकॉज पैन कार्ड जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी से साइंड होता है और उसमें एड्रेस भी मेंशन होता है, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। कई बैंकों में ये कंसिडरेबल है, कई बैंकों में नहीं है। पोस्ट पेड गैस कनेक्शन को भी आप कंसिडर कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एड्रेस प्रूफ में, बट अगेन ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि कई जगह पे बैंक कंसिडर करता है, कहीं पे नहीं करता है। मोबाइल बिल जो है एज एड्रेस प्रूफ में आज की डेट में नहीं कंसिडर किया जा रहा है। म्यूनसिपल वाटर बिल को आप कंसिडर कर सकते हो एड्रेस प्रूफ में। लीव एंड लीज एग्रीमेंट, अगर आपका रेंट एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड है, उसको आप रेंट एग्रीमेंट में कंसिडर कर सकते हो, एड्रेस प्रूफ में कंसिडर कर सकते हो। कई बैंकों का पॉलिसी है कि वो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट को एड्रेस प्रूफ में कंसिडर करते हैं। कई बैंकों की पॉलिसी है कि नॉन रजिस्टर्ड, यानी जीपीए वाले पे जो रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है 11 मंथ्स के लिए, आप उसे भी एड्रेस प्रूफ में कंसिडर कर सकते हो बेसिस योर बैंक पॉलिसी। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका परमानेंट है तो उससे भी आप एड्रेस प्रूफ में कंसिडर कर सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट, अगर आपका पासपोर्ट वैलिड है और सेम एड्रेस पे आप रह रहे हैं तो आप उसको भी एज एड्रेस प्रूफ में कंसिडर करवा सकते हैं। वोटर आईडी भी आप कंसिडर कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ में अगर सेम एड्रेस पे आ रहा है। बैंक की पासबुक
पासबुक या लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, जहाँ पे आपका फर्स्ट पेज में आपका नाम और एड्रेस कंप्लीट मेंशन है, तो उसको भी आज आप कंसिडर कर सकते हैं। बट आपका जो स्टेटमेंट है वो लेटेस्ट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। तो ये आप इंडिविजुअल के केस में आप इसे एड्रेस प्रूफ में कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कंपनी है, जो फर्म है, फर्म के एड्रेस प्रूफ में हमें क्या क्या कंसिडर किया जा सकता है। जैसे कि आपको बताया टेलीफोन बिल, वो फिलहाल अभी नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप एज एड्रेस प्रूफ में कंसिडर कर सकते हैं फर्म के। और फर्म का म्यूनसिपल बिल, जिसमें वाटर बिल हो गया, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर कंपनी के नाम पे आ रहा है या फर्म के नाम पे आ रहा है। फर्म की पासबुक, बैंक स्टेटमेंट को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और फर्म का इसमें जीएसटी सर्टिफिकेट भी आप कंसिडर कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के अंदर। चलिए, ये डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें हम फर्म के उसको ले सकते हैं। म्यूनसिपल की कोई हाउस टैक्स रिसीट है, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इनकम टैक्स का असेसमेंट ऑर्डर को भी आप बिजनेस प्रूफ में कंसिडर कर सकते हैं। या फिर आपका लीज एग्रीमेंट जो कि कंपनी के नाम पे हुआ हो, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट हो, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपने एड्रेस प्रूफ में। तो चलिए आगे बात करते हैं सिग्नेचर प्रूफ की। सिग्नेचर प्रूफ आप यहाँ जो डॉक्यूमेंट मेंशन है, जैसे आपका पैन कार्ड को आप कंसिडर कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को कर सकते हैं, पासपोर्ट को कर सकते हैं सिग्नेचर में, और बैंक वेरिफिकेशन लेटर, BRV बोलते हैं इसे, बैंक सिग्नेचर वेरिफिकेशन, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। या आप उसको ईनैच के थ्रू भी, ईनैच या नैच जिसे लगता था हमारा, उसके थ्रू भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। बैंकर्स सिग्नेचर वेरिफिकेशन लेटर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि बिजनेस ऑनरशिप प्रूफ में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। बिजनेस ऑनरशिप प्रूफ में पार्टनरशिप डीड, अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है, या फिर अगर आपकी वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप उसका MOA और AO से भी आप उसका एड्रेस ओनरशिप कंसिडर ले सकते हैं। पैन कार्ड से आप उसके बिजनेस ओनरशिप को कंसिडर कर सकते हैं। सेल्स टैक्स, GST और वैट रिटर्न से भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट से भी आप बिजनेस ओनरशिप ले सकते हैं। फैक्ट्री सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन से भी आप उसके ओनरशिप को ले सकते हैं। ODCC बैंकिंग अगर आपके पास है और उसकी स्टेटमेंट आपके पास आती है, तो आप उसे भी बिजनेस ओनरशिप में यूज़ कर सकते हैं। लेटेस्ट ITR आपने फाइल करी है, उसे भी आप बिजनेस ओनरशिप में ले सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आपका GST रिटर्न या सेल्स टैक्स रिटर्न है, तो उसको भी आप बिजनेस ओनरशिप में ले सकते हैं। रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड, अगर ट्रस्ट के केस में आपका रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड है, तो वो बिजनेस ओनरशिप में आएगा। और अगर आपकी कंपनी है या ट्रस्ट है, चैरिटी है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो उसको आप बिजनेस ओनरशिप में कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अब आप बात करते हैं, प्रॉपर्टी ओनरशिप की बात हो रही है यहाँ पे कि प्रॉपर्टी ओनरशिप में आप क्या ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो प्रॉपर्टी ओनरशिप हो जाता है, इसे हम पोजेशन सर्टिफिकेट भी मानते हैं। देन आपका हाउस टैक्स रिसीट जो है या प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट है, वो भी आप प्रॉपर्टी ओनरशिप में ले सकते हैं। सेल डीड जो है वो प्रॉपर्टी ओनरशिप है। और शेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग द सोसाइटी मेंटेनेंस, ये भी आप प्रॉपर्टी ओनरशिप में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये गाइस सारे डॉक्यूमेंट थे जहाँ पे हमने बात करी कि इंडिविजुअल के ID प्रूफ में हम क्या डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, आपका एज प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में इंडिविजुअल में क्या ले सकते हैं, एड्रेस प्रूफ कंपनी के केस में क्या डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, और सिग्नेचर प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। एंड देन जो बिजनेस ओनरशिप है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हम कंसिडर कर सकते हैं। देन जो प्रॉपर्टी हमारे पास कोलेट्रल आ रहा है, उसकी ओनरशिप हम किस चीज़ से वेरीफाई कर सकते हैं, किस डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं, ये आपका यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इनकम डॉक्यूमेंट्स की। जैसे आपने केस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं इनकम डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले वनीला इनकम प्रोग्राम, जिसमें 2 साल की ITR चाहिए होती है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चाहिए होता है, और 2 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए होते हैं जो कि CS सर्टिफाइड होनी चाहिए, और 2 साल की बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट भी चाहिए होती है। ये लेटेस्ट 2 ईयर्स के होते हैं। इसमें बैंक स्टेटमेंट, P&L, ITR और उसके एनेक्सेस भी सारे चाहिए होते हैं, अलॉन्ग विद द बैंक स्टेटमेंट ऑफ ऑल मेजर बैंक अकाउंट्स। ठीक है। और इसमें ऑडिटेड फाइनेंशियल्स के अंदर 2 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल, ITR, डायरेक्टर रिपोर्ट अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो। बैंकिंग की इसी तरह बात करें तो बैंकिंग प्रोडक्ट में भी सेम होता है कि बैंकिंग सरोगेट में हमारे को ITR चाहिए होती हैं, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती हैं। कॉमनली इन सारे प्रोग्राम्स में ITR, बैलेंस शीट और बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बेस्ड ऑन के हमारा प्रोडक्ट क्या है। अगर GST है तो उसमें बैंकिंग पे कम फोकस दिया जाता है, फाइनेंशियल पे कम फोकस दिया जाता है। बैंकिंग प्रोग्राम है तो उस पर बैंकिंग पे मेजरली फोकस दिया जाता है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम सिक्योर्ड प्रोडक्ट के बारे में, कि जब हम प्रॉपर्टी कोई सिक्योरिटी लेते हैं तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट आते हैं। सो
सिक्योरिटी प्रॉपर्टी पेपर में हमारे पास लास्ट 13 ईयर्स के प्रॉपर चेन आनी चाहिए, जिसमें कोई भी अगर डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसका स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है। देन हमारा अगर अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है तो अप्रूव्ड सैंक्शन प्लान होना चाहिए, ओसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, और सीसी होना चाहिए। सीसी मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये बेसिकली उन केसेस में आता है जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सैंक्शन प्लान के अंदर आती है। जहाँ पे नॉन सैंक्शन प्लान होती है, जैसे जहाँ पे प्रॉपर सैंक्शन प्लान नहीं अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे लास्ट 13 ईयर की चेन और पोजीशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या गैस कनेक्शन पाइप जो गैस वाला होता है, और कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसमें हम यूटिलिटी बिल को भी कंसिडर कर लेते हैं। और अगर परचेज का केस है तो उसमें अग्रीमेंट टू सेल वगैरह भी चाहिए होता है। और इसी तरह हमारे जो लोन डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे बीटी का केस है तो बीटी के केस में पिछले लोन ट्रैक चाहिए होते हैं, उसके रिपेमेंट की बैंकिंग चाहिए होती है सारी, और जो रनिंग लोन्स हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, रिपेमेंट शेड्यूल और कहाँ से ईएमआई जा रही है उस चीज़ का प्रूफ। और ओडीसीसी अगर लिमिट है तो ओडीसीसी का लेटर, सैंक्शन लेटर और उसकी स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो गाइस ये सारे डॉक्यूमेंट है जो मेजरली हमारे को लॉगिन के टाइम पे चाहिए होता है। इसके अलावा जैसे जैसे पीडी होती है, सैंक्शन की कोई कंडीशंस आती हैं, तो उसमें अलग से डॉक्यूमेंट की डिमांड हो सकती है। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसे ज़्यादा